Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड ये आपकी 11th 12th में भी यूज़ होता है। अगर आप बीकॉम एलएलबी कर रहे हैं या फिर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक है। तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ डिमांड किसे कहते हैं। अगर हम नॉर्मली जो है डिमांड किसी बच्चे से बोलते हैं तो वो हम कहते हैं इसकी सिनोनिम्स बताओ, तो बच्चा कहता है वांट। वांट माने भी डिमांड होती है। किसी चीज़ की डिज़ायर करना भी डिमांड होती है। तो हम कॉमन लैंग्वेज में तो डिज़ायर, वांट और डिमांड तीनों को जो है एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड बिल्कुल अलग वर्ड है। ये डिज़ायर से मैच नहीं करता, ये वांट से मैच नहीं करता। तो डिमांड होने के लिए सबसे पहले किसी भी चीज़ में 3 आपके फैक्टर होने चाहिए। सबसे पहला तो क्या है? डिज़ायर टू गेट अ थिंग। इसका मतलब किसी चीज़ की आपके पास डिज़ायर होना, इच्छा होना। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके मन में ये इच्छा है कि मैं मोबाइल फ़ोन खरीद लूँ, या मैं मम्मी से कह के लैपटॉप खरीद लूँ, या आपकी मम्मी की है कि आज मुझे एक बहुत अच्छी साड़ी खरीदने की इच्छा हो रही है, या आज मुझे पिज़्ज़ा लेने की इच्छा हो रही है। तो ये क्या हुई? डिज़ायर। अभी आपको सिर्फ इच्छा हो रही है। तो ये जो इच्छा है, ये जो डिज़ायर है, किसी भी चीज़ को आपको मन करता है खरीदने का, तो वो चीज़ कहलाती है डिज़ायर। कि सबसे पहले तो आपको इच्छा ही होनी चाहिए। सेकंड इसका एलिमेंट है मीन्स टू बाय इट, कि खरीदने के साधन होना। कि सिर्फ इच्छा होने से ही काम नहीं चलता, बल्कि हमें खरीदने के लिए हमारे पास इतने साधन भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने सोचा कि मैं मोबाइल खरीद लेता हूँ, लेकिन आपके पापा के पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं कि वो आपको मोबाइल खरीदवा दे। या आपने सोचा कि आज तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। पिज़्ज़ा खाने की इच्छा तो है, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के लिए आपके पास उतने पैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब खरीदने के लिए इच्छा के साथ साथ आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए, उतने साधन भी होने चाहिए कि आप उसे खरीद लें। थर्ड है आपका विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स, कि इसका मतलब होता है थर्ड पॉइंट का कि आप पे पैसे तो हैं, लेकिन आप उन पैसों से जो आप चीज़ की इच्छा खरीद रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, उसको खरीदने की आप में विलिंगनेस, विलिंगनेस मीन्स इच्छा भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने सोचा कि मैं मोबाइल खरीद लेता हूँ, आपकी इच्छा हुई। अब आपके पापा ने इसके लिए आपको पैसे भी दे दिए कि बेटे ये लो 20,000, आप मोबाइल खरीद सकते हो। तो आप पे खरीदने के साधन भी हो गए। लेकिन जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो आपको लगता है नहीं, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, मेरा पुराना मोबाइल भी तो अच्छा है, इससे तो अच्छा है कि मैं इनको जो है सेव कर लेता हूँ, और मैं किसी कंपटीशन की तैयारी करूँगा तो उसका फॉर्म फिल करने में मेरे ये पैसे यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए, आपको मोबाइल खरीदने की इच्छा भी हुई, आपके पापा ने आपको पैसे भी दे दिए, लेकिन यहाँ पे आपको विलिंगनेस नहीं थी, इच्छा नहीं हो रही थी जब आपके पास पैसे आए। अब आपका मूड बदल गया, अब आप उन पैसों को सेव करके रखना चाहते हो, ताकि अगर आप कोई कंपटीशन का फॉर्म भरे तो आप उन पैसों को यूज़ कर सकें और पापा से नहीं मांगने पड़े। तो यहाँ विलिंगनेस नहीं है, तो ये आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि डिमांड के लिए तीनों चीज़ होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो डिमांड के लिए आपको इच्छा भी है, इच्छा को पूरी करने के लिए पैसे भी होने चाहिए, और इन पैसों को खर्च करने के लिए आप बिल्कुल विलिंग या बिल्कुल इच्छुक होने चाहिए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक भिखारी है, वो चाहता है कि मेरे पे जो है जगुआर की कार में खरीद लूँ।
अब आप देखिए, इच्छा कर रहा है, इच्छा करने में तो किसी का टैक्स नहीं लग सकता, कोई कुछ भी सोच सकता है। लेकिन अब उस भिखारी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो जगुआर कार खरीद सके। तो ये जो उसकी डिजायर है, ये कभी भी डिमांड की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे उसको इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा को पूरी करने के लिए उस पे पैसे नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड के लिए तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होना, मीन्स टू बाय इट, एंड थर्ड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स, कि आप उस पैसों से अपनी चाही हुई चीज को खरीद लो, ये इच्छा भी तीव्र आपके अंदर होनी चाहिए। तो डिमांड में अगर आपको लगता है ये तीनों चीजें हैं, तब तो वो डिमांड कहलाएगी, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गया डिमांड किसे कहते हैं। अब जो डिमांड है, डिमांड कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है, किसी भी चीज की। हम पिज्जा खरीद रहे हैं, हम दाल खरीद रहे हैं, हम चावल खरीद रहे हैं, हम कपड़े खरीद रहे हैं, हम फ्रूट्स खरीद रहे हैं, कोई भी चीज। तो डिमांड क्या है, किसी भी कॉमोडिटी को अगर हम खरीदते हैं, लेकिन किसी प्राइस पर खरीदते हैं, अगर कोई हमें फ्री में दे देता है तो वो नहीं माना जाएगा। तो अगर हम किसी प्राइस पे खरीदते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे खरीदते हैं, जैसे हमने एक दिन में इतनी दाल खरीदी है, इतने फ्रूट्स खरीदे हैं, इतनी सब्जी खरीदी है, या हम कहें हम 15 दिन में इतने फ्रूट्स खरीदते हैं, 15 दिन में इतने वेजिटेबल खरीदते हैं, या हम एक महीने में इतने फ्रूट खरीदते हैं, इतने वेजिटेबल खरीदते हैं और इस प्राइस पे खरीदते हैं, तो तब वो डिमांड कहलाती है उस कॉमोडिटी की। तो डिमांड क्या है, डिमांड अगर हम किसी कॉमोडिटी की करते हैं, तो अगर हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में और किसी गिवन प्राइस पे उसको खरीदते हैं, तो वो कहलाती है हमारी डिमांड ऑफ कॉमोडिटी। तो डिमांड बिल्कुल क्लियर हो गई, डिमांड किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांग का नियम क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है, ये सिर्फ इसे प्राइस से रिलेट करती है और किसी भी चीज से रिलेट नहीं करती है। तो दो चीजें होती हैं, एक तो प्राइस, और उस प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे। तो अगर प्राइस ज़्यादा है और ज़्यादा प्राइस पे हम कम चीज़ खरीदते हैं, और अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है और उस कम प्राइस पे हम ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि वस्तु की जो प्राइस है और उसकी जो क्वांटिटी है उसमें रिवर्स रिलेशनशिप होता है, मीन्स विपरीत संबंध होता है। विपरीत का मतलब है प्राइस तो हाई हो रहा है और आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, या प्राइस कम हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो वो ज़्यादा हो रही है, तो उल्टा संबंध हो गया। तो अगर आपका विपरीत संबंध है वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हो गया। लॉ ऑफ डिमांड्स कहता है कि अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि और चीजें अगर हमारी समान रहती हैं, ठीक है, और चीजें क्या समान है वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। तो अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर और चीजें समान रहती हैं, तो जो हम क्वांटिटी मांगते हैं और जो उस कॉमोडिटी का प्राइस है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, मीन्स अगर प्राइस हाई है तो हम चीज कम खरीदेंगे, और अगर प्राइस कम है तो हम चीज ज्यादा खरीदेंगे। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी पॉकेट में जो है 10 रुपये है, आपको पॉकेट मनी 10 रुपये की मिली है, और 10 रुपये में ही आपका एक पिज़्ज़ा आता है। तो आप क्या है, 10 रुपये में एक पिज़्ज़ा खरीदते हो। तो अब आपने क्या हुआ, पिज़्ज़ा का रेट सस्ता हो गया, तो अब 5 रुपये में एक पिज़्ज़ा आता है। अब आप पिज़्ज़ा के बहुत शौकीन हैं, तो अब आप पे 10 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे अरे वाह मज़ा आ गया, अब तो हम 2 पिज़्ज़ा खरीदेंगे। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ, 10 रुपये थे तो आपका पिज़्ज़ा कितना खरीद रहे थे, एक, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ 5 रुपये हो गया, तो अब आप पिज़्ज़ा कितने खरीद पा रहे हो, 2 खरीद पा रहे हो। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो बढ़ रही है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, ये आपकी लॉ ऑफ डिमांड की वजह से होती है। अब हमने देखिए लॉ ऑफ डिमांड में लिखा था कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल,
अगर और चीज़ें समान रहती हैं। तो ये जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हैं, इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस या मान्यता भी कहते हैं कि कौन कौन सी लॉ ऑफ डिमांड की हमारी एजम्पशन है। तो ये 5 एजम्पशन है। तो हम कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ कि और चीज़ों में चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें चेंज नहीं होना चाहिए? तो वो ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि क्वांटिटी बढ़े या क्वांटिटी हम कम करें, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? कमोडिटी के प्राइस पर। उसकी इनकम का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ने पे तो हमारे पे पैसा ज़्यादा हो गया, तो हम महंगी चीज़ भी ज़्यादा खरीद सकते हैं, फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं एप्लीकेबल होगा। इसीलिए कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे को पॉकेट मनी में 10 रुपये मिले हैं, तो वो 10 रुपये में एक पिज़्ज़ा खरीद रहा है। ठीक है, अगर पिज़्ज़ा सस्ता हो जाता है, 5 रुपये का एक पिज़्ज़ा हो जाता है, तो अब वो 2 पिज़्ज़ा खरीद सकता है। लेकिन अगर उसके पापा उसे कहते बेटा ले 10 रुपये और ले ले, अब तेरी पॉकेट मनी मैंने ज़्यादा कर दी, तो अब उसके पास 20 रुपये हो गए। तो 20 रुपये होने पे क्या करेगा? उसे तो 2 पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो वो 10 रुपये का एक पिज़्ज़ा होगा तो भी 20 रुपये के 2 पिज़्ज़ा खरीद लेगा। तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्राइस की वजह से चेंज नहीं हुआ है, बल्कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड किस लिए चेंज हुआ है कि उस बच्चे के पास अब 20 रुपये हो गए थे। तो इसीलिए ये एजम्पशन है कि कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में, मतलब उसकी रुचि और पसंद में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज़ पसंद होती है वो आप हाई प्राइस पर भी खरीदते हो। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट का प्राइस बढ़ेगा तो भी आप उसे बढ़े हुए प्राइस पे भी ज़्यादा ही चॉकलेट खाओगे। अगर कोई सिगरेट पीने का शौकीन है तो उसकी टेस्ट है, उसकी प्रेफरेंस है, तो सिगरेट का प्राइस बढ़ेगा तो वो ये नहीं कि सिगरेट पीना छोड़ देगा, उसको तो पसंद है, तो वो हाई प्राइस पे भी ज़्यादा ही डिमांड करेगा। इसीलिए कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड एजम्पशन है कि पॉपुलेशन में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, आज आपके घर में एक जना है या आपके घर में 2 जने हैं, तो आप 500 रुपये के फ्रूट्स एक हफ्ते में खरीदते हो। लेकिन अगर आपके घर में 4 मेंबर हो जाते हैं, तो आप एक हफ्ते में फिर जो है 1000 रुपये के भी फ्रूट्स ला सकते हो और 1500 रुपये के भी ला सकते हो। तो यहाँ पे जो डिमांड बढ़ रही है वो किस लिए बढ़ रही है? प्राइस कम होने की वजह से नहीं बढ़ी। यहाँ पे आपके घर में 2 की जगह अब 4 मेंबर हो गए, तो घर की पॉपुलेशन चेंज हो गई, तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ी है। तो इसीलिए एजम्पशन कहती है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इकोनॉमिक्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं। रिलेटेड गुड्स में 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी आती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? अगर एक चीज़ की जगह आप दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हो तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको चाय पीने का मन कर रहा है, अगर चाय नहीं है तो आप अपनी जो, मतलब आपको प्यास लग रही थी वो किससे बुझा सकते हो? कोल्ड ड्रिंक पी के भी बुझा सकते हो, पानी से भी बुझा सकते हो, कॉफ़ी से भी कर सकते हो। तो इसका मतलब चाय का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? आपका कॉफ़ी है। ऐसे ही अगर आपको भूख लग रही है तो आप रोटी भी खा सकते हो, आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, आप ब्रेड के सैंडविच भी खा सकते हो। तो जो रोटी का सब्स्टिट्यूट है वो पिज़्ज़ा भी हो सकता है, आपकी ब्रेड भी हो सकती है। तो एक चीज़ को यूज़ छोड़ के आप उसकी जगह दूसरी चीज़ का यूज़ करते हो तो वो चीज़ें कहलाती हैं रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में एक और आती है, वो होती हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? जब एक चीज़ के साथ आपको दूसरी चीज़ का भी यूज़ होता है।
जैसे अगर आप पेन खरीद रहे हो इंक वाला, तो अगर आप ज़्यादा पेन यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको इंक भी उतनी ही चाहिए। अगर आप कार यूज़ कर रहे हो तो कार के साथ साथ आपको पेट्रोल भी खरीदना ही पड़ेगा। तो ये कहलाती हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कि एक चीज़ के साथ आप दूसरी चीज़ खरीद रहे हो। अगर आप कॉपी खरीद रहे हो तो कॉपी के साथ आपको या तो पेंसिल चाहिएगी या आपको पेन चाहिएगा। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी चलता है जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कि फ्यूचर के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि प्राइस बहुत कम होने वाला है या बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप क्या करोगे, चीज़ों को जोड़ जोड़ के रख लोगे कि आज तो हमें सस्ती मिल रही है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको पता चलता है कि पेट्रोल की हड़ताल होने वाली है, तो आप फटाफट अपनी कार की या मोटरसाइकिल की या स्कूटर की टंकी फुल करा के रख लेते हो। तो वो प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसलिए बढ़ रही है, आपको पता है कि फ्यूचर में हमें अभी पेट्रोल 2 दिन नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्राइक है, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। या जैसे आपको लगा कोविड चल रहा है, तो कोविड में क्या होगा, लॉकडाउन लग जाएगा, तो लॉकडाउन में क्या होगा, आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आप आज की डेट में ही सारे दाल, जो भी आपकी सब्जी ग्रॉसरी का सामान होता है, उसे घर में भर के रख लेते हो, तो एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये डिमांड सस्ता होने की वजह से नहीं बढ़ी है, ये डिमांड इसलिए बढ़ी है कि आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसीलिए फ्यूचर में कोई भी प्राइस चेंज होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है एजम्पशन, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हो गई, एक तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन के साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और फ्यूचर में हमें कोई प्राइस चेंज की संभावना नहीं होनी चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस क्या क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं या मांग तालिका। देखिए, अगर हम किसी गिवन टाइम पे हमने किसी ऑरेंज खरीदा, हमने देखा कि ऑरेंज की डिफरेंट कीमत है, आज वो 5 रुपए में मिल रहा है, फिर 10 रुपए में मिल रहा है, फिर 15 रुपए में, तो 5 रुपए में कितनी डिमांड हुई, 10 रुपए पे कितनी डिमांड हुई और 15 रुपए में कितनी डिमांड हुई। अगर हम उसे एक शेड्यूल में शो करते हैं, तो उसी शेड्यूल को, उसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल या मांग तालिका। अब मैं इसको आपको डिमांड शेड्यूल दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक टेबल बनी हुई है, टेबल में 2 कॉलम है, पहले में प्राइस लिखे हुए हैं, दूसरी में क्वांटिटी है कि हम यूनिट में कितना ले रहे हैं, तो इसे बोलेंगे टेबल ऑफ डिमांड शेड्यूल। देखिए, अगर 5 रुपए किसी चीज़ की प्राइस है, तो हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 10 रुपए में। अब उस कॉमोडिटी का प्राइस कम हो गया, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड में जैसे ही प्राइस कम होता है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हमारी क्वांटिटी 20 हो गई। अब 4 से प्राइस और सस्ता हो जाता है, 3 रुपए हो जाता है, तो 3 रुपए पे क्वांटिटी और बढ़ गई, जो हमने डिमांड करी 30 हो गई। अब प्राइस और सस्ता होके 2 रुपए हो गया, तो 2 रुपए पे क्वांटिटी और बढ़ गई 40। अब 2 से और सस्ता हो गया 1 रुपया, और फिर क्वांटिटी और बढ़ गई हमारी 50। तो दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। आप जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही बिल्कुल टेबल बनाएंगे, आप अपने मन से कोई भी टेबल बना सकते हैं। अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो आपको डिमांड दिखानी चाहिए कि ज़्यादा हो रही है, अगर आप प्राइस बढ़ता हुआ दिखाना चाहते हैं इसमें, तो आपको क्वांटिटी फिर कम दिखानी पड़ेगी। तो जो आपके मन में आता है आप वो फिगर इसमें भर सकते हैं, प्राइस और क्वांटिटी में, बस दोनों में आपको इनवर्स रिलेशनशिप दिखानी है, तो ये कहलाएगी आपको डिमांड शेड्यूल। अगर हम इसी डिमांड शेड्यूल को एक अपने जो है कर्व की फॉर्म में दिखाते हैं या ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं, तो इसे बोलते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या हुआ, अगर हम डिमांड शेड्यूल को ही एक कर्व की फॉर्म में दिखा रहे हैं, ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। अब आप देखिए, एक एक्स एक्सिस है जो नीचे हॉरिजेंटल लाइन है,
फिर एक जो वर्टिकल लाइन सीधी खड़ी होती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब इससे एक लाइन मिल रही है डी डी। डी डी का मतलब क्या है? डिमांड कर्व। तो दो डी मिल गए, एक डी है और फिर लास्ट में है D1। तो इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये क्या होता है आप देखिए, जो डिमांड कर्व है वो शुरू कहाँ से हुआ है आपका? वो शुरू हुआ है आपके उल्टे हाथ से और ये नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाके ये जो है बिल्कुल आपको उससे देख रहे हैं टच कर रहा है लाइन से। तो ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड करता है। स्लोप का मतलब होता है नीचे की तरफ चलता है, डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है और ये ऊंचा नहीं चलता बल्कि नीचे की तरफ चलता है। तो ये इसकी जो है स्पेशलिटी होती है। तो ये हुआ आपका डिमांड कर्व। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड में तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको डिज़ायर होनी चाहिए, उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए पैसे होने चाहिए और उस पैसों को खर्च करने की भी आप में विलिंगनेस होनी चाहिए। तो ये कहलाती है आपकी डिमांड। कि डिमांड में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। और वैसे डिमांड किसे कहते हैं? एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे हम एक फिक्स प्राइस पे जो चीज़ें खरीदते हैं उसे बोलते हैं हम कमोडिटी की डिमांड। अब डिमांड, लॉ ऑफ जो डिमांड है वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सिर्फ प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी में कोई चेंज होता है और इन्वर्स फॉर्म में होता है। इन्वर्स किसे कहते हैं? उल्टी फॉर्म में होता है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये उल्टा रिलेशनशिप हो गया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एजम्पशंस भी होती हैं। उन एजम्पशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो वो कौन कौन सी एजम्पशंस होती हैं आपकी? एक तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर की प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और पॉपुलेशन के साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपका डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। तो डिमांड शेड्यूल पता है आपको, अगर आप दो कॉलम में कोई टेबल बनाते हो, एक तरफ प्राइस लिखते हो, एक तरफ क्वांटिटी लिखते हो। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होती है आपकी? कम होती है। और अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है। इसे आप टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हो तो ये कहलाती है डिमांड शेड्यूल। अगर इसी को आप ग्राफ पेपर पे दिखाते हो तो ये कहलाता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है और ये इसका स्लोप जो होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। स्लोप डाउनवर्ड का मतलब है कि आपके जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। मीन्स प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड आपकी ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको डिमांड किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशन, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और आपके जो भी जानने वाले हैं जो 11th-12th कर रहे हैं और जो BA LLB कर रहे हैं उन्हें भी प्लीज़ शेयर करिए ताकि उनको भी ये लॉ ऑफ डिमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।